किसान अपनी वस्तुओं को किसान के पास वस्तु क्या है? किसान के पास नाना प्रकार के अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, औषधियां हैं, जड़ी-बूटियां हैं, मसाले हैं। किसान बहुत परिश्रम करता है और मानव जीवन की बहुमूल्य वस्तुएं तैयार करता है और उनको बाजार में बेचने जाता है। जब बेचने जाता है तो एक बाजार का सिस्टम है कि उसकी वस्तुएं जिनका मूल्य है वो कोई दूसरा तय करता है। जब उसको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, खेती में जितने भी निवेश हैं, बीज है, उर्वरक हैं, पेस्टिसाइड हैं, कृषि यंत्र हैं, ये उसको महंगे में मिलते हैं। यानी हम अगर कहें कि जहर बहुत महंगा है और अमृत बहुत सस्ता है। एक विषय बहुत दिन से चलता है किसान को कि उसकी उपज का वाजिब मूल्य कैसे मिले। तो कई बार नीतियां और वैज्ञानिक और अधिकारी किसानों से आह्वान करते हैं कि अगर आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है, अगर जीवन में खुशहाली लानी है तो पैदावार तो बढ़ानी पड़ेगी। देखिए यहाँ क्या छुपा है। किसान से कहा जाता है कि अगर आपको आमदनी बढ़ानी है तो पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। अब अर्थशास्त्र का एक नियम है कि किसी भी वस्तु का मूल्य और खास करके कच्ची वस्तु का मूल्य, क्योंकि किसान की जितनी भी कमोडिटीज हैं वो बहुत कच्ची हैं। सब्जी जिस दिन खेत से तोड़ेगा उसको बहुत दिन तक रख नहीं सकता, अनाज भी साल 2 साल से ज़्यादा रख नहीं सकता, न फल रख सकता है। तो चूंकि रख नहीं सकता है और उससे आह्वान किया गया है कि आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करिए, तो जो अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का अपील की गई है, उस अपील के पीछे जानते हो क्या रहस्य है? उस अपील के पीछे ये रहस्य है कि जब आपको किसी ने बता दिया कि उत्पादन बढ़ाइए, तो उत्पादन बढ़ाने के नाम पर ये निश्चित है, एक तय हो गया कि भाई उत्पादन जब बढ़ाना चाहते हैं तो हमको लागत भी अधिक लगानी पड़ेगी। यानी कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमको रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, पेस्टिसाइड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, अच्छे बीजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसान उत्पादन बढ़ाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बाजार से बहुत सारे कृषि निवेश खरीद करके लाने पड़ेंगे और उत्पादन बढ़ जाएगा। अब जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो बाजार का एक सिद्धांत है कि बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि एक छोटा सा कस्बा है या एक कोई ज़िला है और वहाँ पर किसी सब्जी की खपत मान लो 100 टन है और बाजार में वो चीज़ 200 टन आ गई, तो उस वस्तु के दाम घटेंगे और कई बार क्या होगा, किसान की जो उत्पादन लागत है वो मूल्य भी उसको नहीं निकलेगा और वो अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा और कई बार उसको आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, जो भी मुझे सुनते हैं, जो भी मुझे लाइक करते हैं, मैं एक बात कहता हूँ कि उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में जानते हो क्या किया? जैसे ही मेरे दिमाग में आता है कि मुझे अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाना है, तो फिर अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड का प्रयोग शुरू होता है और उसके जो दुष्परिणाम ये हैं कि आपके खेत की फर्टिलिटी कमज़ोर होती है, आपके खेत के आसपास की बायोडाइवर्सिटी कमज़ोर होती है और आपको रसायन मिला भोजन मिलता है, उसको खा करके आप बीमार होते हो और आप अस्पताल जाते हो। और जब लागत और आमदनी के बीच का जब आप निकालते हैं गैप, तो उसमें पाते हैं कि आपने 10,000 रुपये खर्च किए थे और आपको मात्र 2,000 रुपये, मतलब 12,000 रुपये की फसल बिकी। अब अगर किसान अपना श्रम जोड़ देता है तो उसको ये पता चलता है कि हमको तो कुछ बचा ही नहीं और ये जाहिर सी बात है, किसान को कुछ बचता नहीं है।
देश के 14.5 करोड़ किसान 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में जो खेती करते हैं, नाना प्रकार की खेती होती हैं, नाना प्रकार की फसलें हैं। मित्र, आप एक ईयर बुक आती है जिसमें देश के जितनी भी ज़मीन है, उस ज़मीन में कौन सा किसान किस इलाके में क्या बोता है, उसका क्षेत्रफल दिया रहता है, एवरेज उसकी उत्पादन क्षमता दी हुई होती है और बाज़ार का रेट होता है। आप जोड़ लीजिएगा किसी दिन बैठ के, एक दिन का समय लगेगा। हमने 2 साल पहले जोड़ा था, तो देश के सारे किसान अगर अपनी सारी की सारी उपज बाज़ार में बेच दें, अपने लिए कुछ भी ना रखें, तो उसका मूल्य होता है मात्र 13 लाख करोड़ रुपए। आप जोड़ लीजिएगा, 13 लाख करोड़। हो सकता है आज वो 14 लाख करोड़ हो गया हो। तो मान लीजिए कि 14 लाख करोड़ का किसान की टोटल उपज का जो वैल्यू है वो 14 लाख करोड़ है। लेकिन अब 14 लाख करोड़ रुपए की उपज प्राप्त करने के लिए किसान को जो रासायनिक उर्वरक देने पड़े, उसका मूल्य जानते हैं कितना है? वर्तमान में 2.5 लाख करोड़ रुपए तो रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी है और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया किसान की जेब से जाता है। यानी रासायनिक उर्वरकों का जो वॉल्यूम है वो 3.5 लाख करोड़ है। तो 14 लाख करोड़ में 3.5 लाख करोड़ ये निकल गया। उसके बाद पेस्टिसाइड ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि पेस्टिसाइड के साथ क्या है कि अगर पेस्टिसाइड पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान में जो कंज्यूम होता है, अगर उसकी मात्रा ऑन रिकॉर्ड आ जाए ना, तो पाँव के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो क्या है कि ऑन रिकॉर्ड तो मात्र 40,000 करोड़ का पेस्टिसाइड बिकता है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड यानी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, अगर उस पेस्टिसाइड का मैंने अध्ययन किया है, मैंने बाजार में निकाला है एक जिले का, तो अगर आप रिकॉर्ड की बात करेंगे तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य का पेस्टिसाइड इस देश में बिकता है। तो 3.5 लाख रुपए का रासायनिक उर्वरक हो गया और 2 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड हो गया। तो मूल्य कितना हो गया? ये टोटल लागत हो गई 5.5 लाख करोड़। अब उसके बाद कृषि यंत्र हैं। अगर कृषि यंत्रों का प्रति ईयर का उपयोग देखेंगे कि प्रति वर्ष किसान कितने कृषि यंत्र खरीदता है, तो ट्रैक्टर खरीदता है, कल्टीवेटर, रोटावेटर, बहुत सारे कृषि यंत्र हैं। फिर बोरिंग का सामान है, पंप सेट है, सबमर्सिबल है। इनका अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया। यानी कि जो यंत्र हैं, जो पानी निकालने के यंत्र हों या खेत की जुताई के यंत्र हों या कटाई, मड़ाई, बुआई के यंत्र हों, इनका जो टोटल वॉल्यूम है वो पर ईयर का वो 1.5 लाख करोड़ का है। तो 5.5 लाख करोड़ वो हो गए, 1.5 लाख करोड़ ये हो गए, यानी कि 7 लाख करोड़ हो गए। इसके बाद डीजल है, पंप सेट में और ट्रैक्टर में लगने वाला डीजल। डीजल का वॉल्यूम अगर हम जोड़ते हैं, आप जोड़ लेना, मैं बिल्कुल जोड़ा हुआ बता रहा हूँ। डीजल का वॉल्यूम भी 1.5 लाख करोड़ रुपया है। पंपिंग सेट में चलने वाला डीजल हो या ट्रैक्टर में प्रयोग होने वाला डीजल हो, तो ये हो गया 8.5 लाख करोड़। इसके बाद सीड है। हालांकि सीड पर फिर गवर्नमेंट आधा सब्सिडी देती है, लेकिन बीज का वॉल्यूम भी 1 लाख 100 लाख करोड़ रुपया है। ले दे करके करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए की सेविंग है। यानी 10 लाख करोड़ रुपए किसान पहले निवेश के रूप में खर्च करता है, उसके बाद 14 लाख करोड़ की टोटल यील्ड उसकी होती है। अभी उसमें श्रम नहीं जोड़ा गया, बहुत सारे चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं। तो अब ये 4 लाख करोड़ रुपए में अगर हम ये 14.5 करोड़ का भाग दे देते हैं, तो वही 30,000 के आसपास पर कृषक, यानी एक किसान परिवार की जो एवरेज आमदनी है वो 30,000 रुपये है। आप कल्पना करिए कि 30,000 रुपये, हमारे देश में करीब करीब 85% किसान जो है लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बड़े किसानों के पास तो घरों में कुछ बच्चे हैं जो जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस हैं, कुछ और भी धंधे हैं, उनका तो ठीक है। 15% किसानों की स्थिति ठीक है, क्योंकि वो ट्रैक्टर है, उनके पास कुछ बोरिंग है, उनके पास पंप सेट है, तो उनकी आमदनी के जरिए और भी हैं। 85% जो किसान है उसकी स्थिति बहुत खराब है।
और मैं उन्हीं किसानों के लिए काम करने वाला हूं कि उन किसानों की स्थिति कैसे सुधरे। अब मैं तो बात कर सकता हूं सुधरने के लिए, तो किसान जब खुद चाहेगा तभी सुधरेगा। अब मित्र, मैं बताना ये चाहता हूं कि इतनी लागत क्यों लगती है। तो खेती का नाम है अटहर। खेती से अब किसान अटहर नहीं करना चाहता। जैसे छोटे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर, आधा हेक्टेयर जमीन है। अब वो 1 हेक्टेयर का किसान मतलब 2.5 एकड़ जमीन की अगर रबी की फसल में 4 जुताई कराने के बाद गेहूं बोता है, खरीफ में भी 3 जुताई करा करके गेहूं अपने धान बोता है, कुछ भी करता है, तो जुताई में कितना पैसा गया। तो एक हेक्टेयर का किसान अगर मैं दूसरे किराए के ट्रैक्टर से कुछ भी कराता है तो करीब करीब 15 से 18 हज़ार रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। फिर वो फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड में कुछ खर्च हो जाते हैं। तो आज जो लोग कहते हैं प्राकृतिक खेती अगर की जाएगी देश में, अगर प्राकृतिक खेती होगी तो फिर देश में लोग भूखों मरने लगेंगे। और ऐसा वो लोग कहते हैं जिनके धंधे चल रहे हैं, यानी कि किसान आधारित धंधे हैं। किसान को बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं और उन मालामाल होते हैं। मतलब उनका पेस्टिसाइड बिकना चाहिए, उनका फर्टिलाइज़र बिकना चाहिए, उनके कृषि यंत्र बिकने चाहिए, उनका ये बिकना चाहिए। तो जो लोग किसानों के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो ऐसी बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती का मतलब है कि फिर से देश में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। देश में खाद्यान्न की कमी का सीधा सीधा है कि सारे के सारे लोग आज के प्रोडक्शन पर और जब तुलना करते हैं तो वो 1950 के दशक की बात करते हैं कि देखिए भाई 1950 में मेरे पास कुछ नहीं था और आज देखिए कि केमिकल का प्रयोग करके और मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर करके ये हो गया, वो हो गया। क्या हो गया? हो कुछ नहीं गया है। मैं कहता हूं अगर तुलना करनी है तो 17वीं शताब्दी से क्यों नहीं करते, 15वीं शताब्दी से क्यों नहीं करते, 12वीं शताब्दी से क्यों नहीं करते। 17वीं शताब्दी तक न तुम्हारा रासायनिक उर्वरक था, न पेस्टिसाइड था, न मैकेनाइजेशन था, न बोरिंग था, कुछ नहीं था। उसके बावजूद भारत सोने की चिड़िया था, भारत पुरोहित राष्ट्र था, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाता था। क्यों? मेरी कृषि संस्कृति। हमारी कृषि संस्कृति इतनी बेहतरीन थी, इतनी मजबूत थी, इतनी रिफाइंड थी कि बिना किसी लागत के और किसान के पास सब कुछ था। और ये दोहा तो आपने सुना होगा, उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। यानी कृषि को उन्नत व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था। क्यों था? क्योंकि मेरी कृषि संस्कृति जिंदा थी। और कृषि संस्कृति क्या थी? हमारे पूर्वज जो है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर के आगे चलते थे। और मेरे पूर्वज कहा करते थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन किसान के बेटे पढ़ लिख के बाद एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी करने के बाद अधिकारी हो गए, वैज्ञानिक हो गए। अब इन्होंने उल्टा पाड़ा पढ़ाना शुरू किया। क्या? टेक्नोलॉजी के नाम पर कि भाई फसलों को पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक तो देने ही पड़ेंगे। अगर फसल में कोई बीमारी आएगी तो उसको फंजीसाइड तो डालना ही पड़ेगा। अगर फसल में कोई कीड़ा लगेगा तो उसको इंसेक्टिसाइड तो डालना ही पड़ेगा। ये सब लोगों ने किया कराया, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जब खोया और पाया, क्या खोया क्या पाया। ये 300 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का दम भरने वाले लोग ये ध्यान कर लें कि 50 मिलियन टन से 300 मिलियन टन का सफर हम वैसे भी पूरा कर सकते थे। अज्ञानता में, मजबूरी में, अगर 1960 में मैंने हरित क्रांति शुरू की और उसमें इन चीज़ों का उपयोग करना पड़ा, मैं मानता हूं कि समय की ज़रूरत थी, उसका मैं विरोधी नहीं हूं। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हमको 1990 से मिलने लगे थे। ज़मीन में ह्यूमस खत्म हो गया, ज़मीन के नीचे का पानी लुट गया, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी लुट गई, पेड़ कट गए, जलाशय खत्म हो गए, भूगर्भ जल सूख गया। यानी प्रकृति रूपी मां का वैभव लूट करके धरती की उर्वरता का दोहन किया, धरती के नीचे के पानी का दोहन किया, बायोडाइवर्सिटी का दोहन किया। और एक बात आपको और बता दूं,
अगर एक इंसान को ठगता है तो थोड़ा सा ईश्वर क्षमा कर देता है, लेकिन वर्तमान परिवेश में हमारे देश के सारे पढ़े लिखे लोग और स्वयं किसान भगवान की व्यवस्था को लूट रहे हैं, भगवान के घर में डकैती डाल रहे हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, भगवान के घर में डकैती भी डालते हैं। तो जब ये सारे के सारे लोग अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में भगवान के घर में डकैती डालते हैं तो क्या होगा? तो मैं फिर बता दूं, खेती बिल्कुल सरल है। खेती में थोड़ी देर के लिए, साल 2 साल के लिए लालच केवल भूल जाइए, अपने निजी लालच को थोड़ा सा इग्नोर करिए और भगवान की व्यवस्था को ठीक करने की बात करिए। प्रकृति के वैभव को कैसे सजा दिया जाए, इसी को प्राकृतिक खेती करते हैं। प्रकृति के वैभव को कैसे ठीक कर दिया जाए, इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्रकृति का वैभव है क्या? प्राकृतिक संसाधनों के रूप में धरती की उर्वरता और पानी की उपलब्धता। बारिश कैसे ज़्यादा हो, बारिश का पानी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संचय किया जाए, बारिश का पानी खेत से बाहर ना जाए, भूगर्भ जल का दोहन कम से कम कैसे किया जाए, कौन सी फसलें बोई जाएं जिनमें पानी की ज़रूरत कम से कम हो ताकि मेरा भूगर्भ जल स्तर ऊपर आ जाए। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, भूमि की उर्वरता कैसे बढ़े। तो जाहिर सी बात है कि भूमि में ह्यूमस तो बचा नहीं, ह्यूमस बढ़ाने के लिए क्या है, हमको कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करना है और जंगल से ला करके जीवाणुओं को ज़मीन में डालना है जो रसायनों से मैंने मार डाले हैं। तो धरती की उर्वरता को ठीक करना है, वर्षा जल के पानी को रोकना है, भूगर्भ जल को ऊपर उठाना है, कम पानी चाहने वाली फसलों की बिजाई करनी है। एक और चीज़, जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, आप देखिए क्या भोजन हमको कैसे मिलता है। हमको भोजन मिलता है तो ज़मीन का, पानी का, जलवायु का और नाना प्रकार के जीव जंतुओं का, नाना प्रकार की वनस्पतियों का उसमें योगदान है। और मैं वीडीसाइड डाल करके वनस्पतियों को मारता हूँ और इंसेक्टिसाइड डाल करके जीवों को मारता हूँ, फंजीसाइड डाल करके फफूंदों को मारता हूँ। और जानते हैं आप, जिनको आप मारना चाहते हैं वो नहीं मरे और जिनको नहीं मारना चाहते वो मर गए। आज क्या हुआ? माहू जिंदा है, इल्ली जिंदा है, मतलब फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव आज भी कीट जिंदा है और मधुमक्खी मर गई, तितली मर गई, चिड़िया मर गया, मेढक मर गया, जो हमारे लिए बेनिफिशियल थे, केचुआ मर गया। इसी प्रकार जो नेगेटिव पैथोजन जो फसलों में बीमारियां फैलाते हैं वो आज भी जिंदा है। हम मारते रहे वो आज भी जिंदा है, लेकिन नेगेटिव पैथोजन पर कंट्रोल करने वाले जो पॉजिटिव पैथोजन थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए। तो मित्र, प्राकृतिक खेती में प्रकृति के वैभव को एक बार ठीक करना है और प्रकृति का वैभव का मतलब है भगवान के स्वरूप को सुधारना है, प्रकृति के स्वरूप को सुधारना है, धरती माता के स्वरूप को सुधारना है। और जिसकी माँ जिंदा है ना, जिसकी माँ जिंदा है उसके बेटे जिंदा रहेंगे, जिसकी माँ स्वस्थ है उसके बेटे स्वस्थ रहेंगे, जिसकी माँ समृद्धशाली है उसके बेटे समृद्धशाली रहेंगे। और जिसकी माँ लुट गई, बीमार हो गई, असहाय हो गई, जिस देश की, जिस प्रदेश की, जिस किसान की धरती माँ जिसमें खेती करते हैं, अगर वो असहाय हो गई, लुट गई, पिट गई, बंजर हो गई, नंगी हो गई, उस किसान को नंगा रहना है, लुटना है, पिटना है, बर्बाद होना है। तो मित्र, प्रकृति का वैभव, भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। भूख लगेगी, हमको भोजन चाहिए और भोजन का वास्ता सीधा सीधा प्रकृति के वैभव से है। इसलिए प्राकृतिक कृषि में किंतु परंतु नहीं, प्राकृतिक कृषि का सीधा सीधा फार्मूला है, हम प्रकृति के वैभव को कैसे ठीक कर दें। नमस्कार।